कैलाश जो है वो फूलन का कजन है, Yes, yes. बट ही इज इन लव विद हर। तब मेरे ख्याल से ये प्रोसेस शुरू हुआ कि अरे जो सामने है वही सब कुछ नहीं है। लक बाय चांस में इट वाज सपोज टू बी अ ही वाज सपोज टू बी अ फनी पर्सन, जो कमर्शियल वर्ल्ड में, कमर्शियल फिल्मों में या एक तरह के लोगों में ऐसा है। ह्यूमर एक्चुअली कम्स, इट्स लाइक अ सर्वाइवल किट you have. So if you are in constant pain, you know, you cry, you go into sadness, you know, सारी चीजें खत्म होने के बाद जब वो चलता ही रहता है तो फिर क्या होता है, फिर आपके अंदर ह्यूमर आ जाता है। जैसे जब मैं मुंबई आया था तब भी और आज भी ये शेर है, मैंने सुना था कि यहाँ खुदा है वहां खुदा है, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। जैसे तिग्मांशु जो थे वो उनके भाई का घर था तो वो अपने भाई के घर रहते थे, लेकिन रहते तो हमारे ही पास थे। मनोज और मेरा एक कमरा था, उसी में फिर बाद में विजय कृष्ण आचार्य भी आ गए थे। वी यूज्ड टू सपोर्ट ईच अदर। उसी में पता नहीं कैसे पार्टियां हो जाती थी, उसी में बड़ी बड़ी बहसें हो जाती थी। फादर भी जो थे वो म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, म्यूजिक आगरा घराने से थे, म्यूजिशियन थे, वोकलिस्ट थे। माँ जो है वो तबला प्लेयर थी, तो दोनों माँ बाप दोनों ही म्यूजिक के वो थे। तीन ताल होता है, फिर कहरवा होता है, धान धेकेट धाकेट धेकेट काट धेकेट नागाना नागाना। तो मैंने सोच लिया था कि अगर राइटिंग के लिए बोला इन्होंने तो मैं कह दूंगा कि सर मैं लिखता लिखता नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, सॉरी। तो रामू ने शुरुआत यहां से की। रामू ने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं और ऐसा ऐसा एक दुनिया है, उसका मिलियू ऐसा है। और फिर बोले आई वॉन्ट यू टू प्ले कल्लू मामा। तो मैं तो खुश, मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, मतलब अब तो ये तो रोल मिल गया, अब तो बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकंड लाइन आई कि एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू राइट इट। तो मैं फंस गया। पंडित जी मैं चाहता हूं इसमें आप जज का रोल करें। तो मेरा तो दिल ही बुझ गया। सुंदरलाल त्रिपाठी जो है, देखिए वो करप्ट नहीं है, वो एक आम इंसान है जिसको बाकी चीजों की भी जरूरत होती है। तो उसको एक फ्लैट लेना है, तो अगर कोई इंसान उसमें डिस्काउंट दिलवा सकता है तो वो ले लेगा। लेकिन जब फैसला देने की बारी आती है तो वो पलटी मार जाएगा। तो असिस्टेंट आया मेरे पास, उसने कहा कि नहीं नहीं आप ऐसे मत करिए, आप डर जाइए। तो मैंने कहा यार मैं एम्बेसडर हूं, मैं क्यों डर जाऊंगा भाई। तो सलमान ने ये बात सुन ली और सलमान ने बुला के उसको बोला, उसने कहा दोबारा जाना नहीं इनके पास, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, तुम बीच में जाके अपनी डायरेक्शन मत दो। Saurabh Shukla, welcome to CNN News 18. थैंक यू सो मच। Saurabh sir, you are one of the finest actors today we have in Bollywood. You are an acting powerhouse, you are a scene stealer, and you have played so many memorable characters, including from Jolly LLB to Lag Bai Chance or Tapasvi Maharaj from PK, and you'll next be seen in Raid 2. How different is Rajaji of Raid 2 is from the first part? राजा जी तो वही हैं, ही इज द सेम, सो द कैरेक्टर डजंट चेंज, बट बिकॉज द स्टोरी हैज चेंज्ड and Raja ji is in a new situation, so of course you will see his new colors in this film. And yes, it's a very very interesting role, uh, very important film for me because Raid 1 was a super hit and people loved my performance in that, and it was a great film. So I'm very happy to do this film, uh, as you know, it's a sequel. So very happy to be the part of this great sequel. So then, the reason I ask is, if I talk about the negative characters, Ji. how similar are the egos and emotions of Rajaji of Raid 2 from, say, another negative characters that you have played in the past who were not ready to accept their defeat? I think that we all human beings have similar egos, and that's why we identify whenever we see a film.
we see somebody stuck with ego, and because of ego does wrong things. We understand the character because we all do that. We all understand that. So Rajaji is as human as anybody else. But at the same time, humans have this great capability to evolve. So they learn from their mistakes, they learn from their past experiences. So Rajaji has also done the same thing, and now he is stronger the way he's playing it. So I would say that. Do you see similarities between Rajaji and say Mehta from Ye Sali Zindagi? Because he also lost all his money Hmm. like Rajaji. Do you see similarities? No, I don't, because similarities, yes, as human beings, similarity is same, but the situations are different and the characters are different. So, Ye Sali Zindagi mein, he is a money-minded man, but he also has a soft corner for the character, Irfan's character, which Irfan played. Uh, and so he's stuck between emotions and the practicality of the world, though it is emotions towards a friend, because Irfan is more of a friend in that film. And in Raid, he is stuck between the emotions of his family. So, more than he's thinking about the family, he's actually betrayed by the family, because he was very sure that the money was not at home, but his own family was actually usko dhoka de rahi thi, or behind his back they were keeping the money, and that's how Rajaji was caught. मगर ये सारी जिंदगी में भी एंड में इरफान ऑल्दो वाज मेहता's friend मगर he took all the money because he wanted to pay because he was in love with Chitrangada's character. Yeah, in a way you can say that. I mean I never thought it like that. कहते हैं your first assignment is something that leaves a huge impression on your mind and it sometimes perhaps forms your belief system. Bandit Queen was your debut film. It was जी. released in 1994. Yes. क्या यादें हैं आपकी of Bandit Queen? How you signed that film? So I mean, it's a very long story. मैं दिल्ली में था, and I was working at National School of Drama Repertory Company, and I met Shekhar Kapoor there. Incidentally, at that time, I had three offers, three very big offers. So one offer was for England. I had to go to England and work there for 3 years. And at the same time, then there was another very big film by Bertolucci. He was making Little Buddha. So I was almost selected in that also. And उस जमाने में दूरदर्शन जो था, that was the main channel. And I was a writer also. तो मेरे लिखे हुए कुछ 4 project उसमें pass हो गए थे. There was this thing. So initially, it seemed that I won't be able to do Bandit Queen. It wasn't offered to me that way. I mean, it's not like that Shekhar offered me and I said no. Shekhar was meeting everyone. He met me also. Um, but so all my friends were getting selected. We all were from Delhi. They all were getting selected in Bandit Queen. मुझे ये था कि भाई मैं तो इंग्लैंड जाऊंगा या बटुलुची की फिल्म करूंगा, ऐसा दिमाग में चल रहा था. But then it so happened that within a week's time, all three projects, which I've described here, they fell. Somehow they didn't come my way. And I was heartbroken, but also heartbroken because the whole casting of Bandit Queen was done. So I was nowhere there in the film. And but I said, okay, whatever is there in my fate, whatever will be there will be there. Shekhar, just before shooting the film, he came to watch a play in which Seema Biswas was the main protagonist in that play. And I was a part of that play, and I used to play multiple characters. And after the show, Shekhar called me. He just kept looking at me.
and then I got a ticket and I was in the film. Much later, Shekhar told me that that day when he saw the play, he said, I want this actor at any cost. Wow. So he created a role which is actually he combined two characters of Bandit Queen and made one character which is Kailash, which I did. Wow. That is the story of uh, uh, getting cast in Bandit Queen. But I think it truly, in true senses, it introduced me to cinema. I really started understanding. So there were so many learnings in that film, which I can never forget. Uh, yeah, I mean, it was like it opened my eyes. I understood the difference between theater and film through that film only, and I can never forget. I mean, Shekhar taught me so much. Uh, so yeah, it has Is been a there, great. is there a scene from then you said you have learned so much from Bandit Queen? Is there a scene that you sort of treat it like a textbook from Bandit Queen? So there were many things. There were many things, I would say, but a particular one, if you want, then I would remind you. There was this scene in Bandit Queen, which comes almost at the end of the film, where Phulan is running away and she is being chased by the police, and she's thirsty. There's no water, and she's in a bad shape. Her gang is broken, and then she faints, and she's Mansingh is the one who's taking her uh, with him, and then she faints, and when she gains consciousness, she finds Kailash, which is my character, and Kailash is giving her water. So I'll just take 2 minutes to explain what it was. The scene goes this way, that she says, बंदूक लाया है क्या? और कैलाश उसको देखता रहता, कहता नहीं पानी लाया हूं। तो वो कहती है कि कहाँ गए सब? तो वो कहता है वो सब मारे गए, पुलिस ने मार दिया सबको। तो वो कहती है कोई बात नहीं, नया गैंग बनाऊंगी। नो, तू मेरे लिए बंदूक और नए लोग लेके आएगा ना? और कैलाश मुड़ता है और कहता है मर गए सब, तू भी मर जाएगी, वापस चली जा, अब नया जन्म लेने का वक्त आ गया है। एंड ये बात जो है, दिस ऑलमोस्ट बिकम्स हर इनर वॉइस, कैरेक्टर्स, फूलन्स कैरेक्टर्स इनर वॉइस। एंड ये सीन था। तो जैसा सीन है, सीरियस सीन है ना, एक सीरियस सिचुएशन में हो रहा है। तो हम लोग रिहर्सल पे हमें शेखर ने पूछा, तो आपको फिल्म याद होगी। फिल्म में कैलाश जो है, ये भी बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट है कि कैलाश जो है वो फूलन का कजन है, Yes, yes. बट ही इज इन लव विद हर, सो इट्स अ फॉरबिडन लव, करेक्ट। बट वो भी जो थी ना, वो इसके साथ हंसी मजाक मस्ती वस्ती करती रहती थी, ठीक है, लेकिन इनका कोई रिलेशन, फिजिकल रिलेशन नहीं था इनका। और क्या तो फूलन को मालूम था इस बारे में कि हाँ हाँ मालूम था, पिक्चर में वो दिखाई पड़ता है कि वो उसको, जैसे होता है ना कि भाई आपको मालूम है कि एक लड़का आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ना, आपका उससे कोई रिलेशन नहीं बनने वाला है, लेकिन आप उसको उसके साथ अच्छे से वो करते हैं। तो वो हंसी मजाक करती थी, लेग पुलिंग करती थी, वो सब था। तो शेखर ने अचानक कहा कि तुम लोग बहुत सीरियसली कर रहे हो इसको। तो हमने कहा क्या करें फिर? तो बोला ये सीन हंसते हंसते करो। तो हमारी समझ में ही नहीं आया। मैंने और सीमा दोनों ने एक दूसरे को देखा कि यार ये क्या बात है, मतलब हंसते हंसते कैसे करेंगे मतलब। तो वो बोला कि नहीं नहीं एक सेकेंड, क्या रिलेशन क्या है तुम लोगों का? तो मैंने कहा मेरी कजन है ये, एंड आई वाज ऑलवेज इन लव विद हर। और सीमा को उसने पूछा कि भाई तुम्हें इसके बारे में मालूम था? उसने कहा हाँ मालूम था, मैं इसलिए इससे हमेशा हंसी मजाक करती थी। कहता है तो
इस डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में व्हाट डू यू रिमेंबर इन अ रिलेशनशिप इज द हैप्पी मोमेंट्स. सो जब वो उसको देखती है तो सबसे पहले वो हंसती है. वो हंस के कहती है कि तू बंदूक लाया है क्या. तो by her laughter, by her smile, she's trying to remind the charm of the same girl that Kailash was in love with. तो मैंने कहा सर ये तो चलिए मेरे को समझ में आया कि भाई फूलन जो इसलिए कर रही है, लेकिन कैलाश क्यों फिर हंस के जवाब दे रहा है. कहते सौरभ कैलाश हंस के इसलिए जवाब दे रहा है, उसके उसकी हंसी में ये आंसर छुपा हुआ है कि भाई मुझे याद है कि तुम्हारी हंसी कैसी है, मुझे याद है वो अच्छे मोमेंट्स, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता तुम्हारे. एंड दैट वाज अ ग्रेट इनसाइट. सो मैं मतलब तब मेरे ख्याल से ये प्रोसेस शुरू हुआ कि अरे जो सामने है वही सब कुछ नहीं है. सो आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद दिस फीलिंग कि भाई आप आपकी हंसी में भी दुख हो सकता है, आपके दुख में भी हंसी हो सकती है ना. ये सारी बातें जो जो फिर बाद में काम आती हैं, एज एन आर्टिस्ट आपको ग्रो करने लगती हैं. ये मुझे उस फिल्म में पहली बार एनकाउंटर करने का मौका. What a nice anecdote, sir. Your character Nand Kishore, who is an acting coach in Lag Baye Chance, जी. also says that commercial cinema में projection होती है, energy चाहिए. Do you agree with him and do you follow that rule? See, it's not that. It is, I was portraying a character. Okay. Now, my point is to understand the psyche of the character, the belief system of the character. And being in the industry, we know a number of people who are like that. I personally don't believe in that. है ना. मैं मतलब मेरे काम से ही पता लगता है कि मैं वैसा मैं पढ़ाता भी हूं. तो जब भी कभी कभी जाता हूं मैं एफटीआई वगैरह में पढ़ाता हूं, तो मैं उस तरह से नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम वो नहीं है. लेकिन सो इफ यू रिमेंबर दैट फिल्म लक बाय चांस में इट वाज सपोज टू बी अ ही वाज सपोज टू बी अ फनी पर्सन कि जिसके आइडियाज इतने कहना चाहिए कि अब मैं उसको मूर्खता तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ दे आर स्ट्रेंज आइडियाज जो कमर्शियल वर्ल्ड में, कमर्शियल फिल्मों में या एक तरह के लोगों में ऐसा है. सो आई डिडंट प्ले इट कॉमिक, आई प्लेड इट विद सिंसियरिटी. So if you see the coach in that film, you will see that he's passionately talking about it. So जब कट हुआ, सीन ओके हुआ, so मुझे पूछा गया कि भाई we thought that you're going to mock it, you're going to make it funny, but you played it seriously. So I said my only point of view is, who lives in this world by thinking that he's a joker? Nobody. Everybody, even if you find somebody as a joker, you know, the joker thinks that he is a very serious, passionate person. His actions, his ideas, or her ideas might be funny or bizarre for you, but not for the character. And I think that really worked. It was like a one scene character in the film. But it came across, and a lot of people called me and they said, "What a beautiful performance!" Yeah. So it got noticed because it was not run of the mill that you're supposed to be a buffoon and you do the buffoonery. No. So then that also means that audience really love your perfect timing, especially with these punchlines. Huh. Then what is Okay. the trick or method of getting the humor right with the characters that you play? I think that it's rather than the more, I mean, of course, there is a physicality to it, there is a timing to it, that at what time exactly. So it's like a well told joke. If not well told,
the great joke becomes not funny. And if told well, even an ordinary joke becomes very funny. So that is the physical timing of it. But I think humor has a larger part of point of view. What is the point of view you have? So the way you see life, what is your worldview? What do you uh, enhance in that? I think it's more of that rather than just the timing. Because आप करेक्ट समय पे आपने डायलॉग बोला, उसी से ह्यूमर नहीं होता है. उसके पीछे क्या थॉट है, किस तरह से बोला गया है, क्या वजह है, वो कहना क्या चाहता है ना, उसकी एब्सर्डिटी क्या है, वो सारी चीजें जो हैं वो आपको हेल्प करती हैं. एंड आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम a lot of things. I mean, the kind of people you meet, the kind of literature you read, the kind of films you see, the kind of choices you have in life, है ना, तो उसी से आता है. So then, what kind of humor you like? Do you like slapstick comedy or slightly dark humor? So humor is humor. It is the absurd point of view. Uh, Slapstick is a I would say that it's a form. So farce, slapstick, है ना, ये सारी जो चीजें हैं, कॉमेडिया दिलाते, ये सारी चीजें जो हैं, they are forms. Yes. There is a physicality to the whole thing. So slapstick में आप बहुत उचक उचक के बोलते हैं, फार्स में बहुत कल्पनाओं में चले जाते हैं, है ना, और यार बहुत सारे उसमें बहुत रिदम्स होती हैं, आप वो फॉलो करते हैं. दैट इज ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ इट. Humor per se is a very complicated thing. I mean, it's a very complex thing, I would say. There's nothing called simple, harmless humor, or there is nothing called humor just for the sake of happiness and laughter. It's a combination of things. It is, they say that without pain there is no humor, and that's true, Oh, yeah. So the thing is ki if there is no pain, then there is no humor. As a matter of fact, humor actually comes, it's like a survival kit you have. So if you are in constant pain, you know, you cry, you go into sadness, सारी चीजें खत्म होने के बाद जब वो चलता ही रहता है, तो फिर क्या होता है, फिर आपके अंदर ह्यूमर आ जाता है. तो जैसे बहुत सिंपल है. तो जैसे जब मैं मुंबई आया था तब भी और आज भी ये शेर है, मैंने सुना था, तब मेरे लिए बहुत नया था. अब तो खैर काफी पुराना हो गया. कि जब मैं आया था तो किसी ने मुझे कहा था कि मुंबई की शायरी मालूम है तुमको? तो मैंने कहा यार मुंबई की क्या शायरी होती है, मतलब मैंने तो सुना है कि मतलब उर्दू की शायरी होती है ना, लेकिन ये मुंबई की क्या शायरी होती है? तो उसने कहा नहीं, बहुत बड़ा शेर है मुंबई का कि यहाँ खुदा है वहां खुदा है, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा. तो अब ये जो है, ये मुंबई का जो पेन है कि जब आप आज सड़क पे निकलेंगे तो ये शेर आपको रोज याद आता है कि यहाँ खुदा है वहां खुदा है, हाँ, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा. Totally right. Yes. तो हम लोग बाहर निकलते हैं तो चिढ़न गुस्सा वो सब काफी समय से हो चुका है. अब क्या होता है, बाहर निकलते ही हंसी निकल जाती है, यू स्टार्ट लाफिंग. सो आई थिंक दैट ह्यूमर हैज दैट क्वालिटी. Sir, you moved from Delhi to Mumbai. So there, what was the biggest obstacle that you have to overcome when you came to Mumbai on the work front? I would say, I think maybe I was lucky, but truly speaking, I did not come to a city. I came to a dream world, and I'm not lying about it, and मैं इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, because this city, it has great energy,
And when I came and I knew nobody, everybody was there to help. Yes, it's a very practical city. It's a very business oriented city. People talk about money. But in the core of it, they are very helpful. They are not interested in your caste, they are not interested in your religion, they are not interested in your who's your father is, what your political connections are. If you're good, then they want you to do good, and of course they are going to make money out of it, you know. So that was so pure and so nice that I just fell in love with this city the day I came. I mean, it didn't take me one day to adjust to this city. हालांकि But लोग कहते हैं on professional front, on professional front, no problems. I mean, yes, of course, I had to wait. Everybody has to wait. And वो वेटिंग पीरियड में फिर बहुत कुछ होता है, पैसे नहीं होते हैं, कभी खाने को भी नहीं मिलता है, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन नो नो कंप्लेंट्स. आई मीन, वी वर हैप्पी. मेरे साथ के जितने लोग हैं, देखिए मेरे साथ कौन कौन था. मेरे साथ मनोज बाजपेयी था, मेरे साथ तिग्मांशु धूलिया था, मेरे साथ विजय कृष्ण आचार्य था, है ना, और भी बहुत सारे लोग थे. तो ये जितने लोग थे, हम लोग सब दोस्त थे. you used to live together? हाँ हाँ, All मतलब मोर और लेस साथ ही रहते थे हम लोग. जैसे तिग्मांशु जो थे, वो उनके भाई का घर था, तो वो अपने भाई के घर रहते थे, लेकिन रहते तो हमारे ही पास थे. मनोज और मेरा एक कमरा था, उसी में फिर बाद में विजय कृष्ण आचार्य भी आ गए थे. तो वी वर फ्रेंड्स एंड वी वर आउट ऑफ वर्क. वी डिडंट हैव वर्क. वी were worried about our future, but at the same time we were friends. So we used to support each other. उसी में पता नहीं कैसे पार्टियां हो जाती थी, उसी में बड़ी बड़ी बहसें हो जाती थी, है ना. आप मतलब हरे दुनिया की बड़ी बड़ी फिल्मों की बातें कर लेते थे. फिल्म कैसी होनी चाहिए, सिनेमा कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें. और वो एक जो उल्लास था, कहना चाहिए कि जो एक तरह का एक्सुबरेंस था, वो बहुत कमाल का था. And I think it's priceless. So then, before coming to Bombay, please tell us about your childhood, when and before coming to Mumbai, and when you decided ki you have to now shift to Mumbai. Okay, I I was not so focused child, I would say, and thank God for that. I was very confused. So I wanted to be a painter first, then I wanted to be a novelist, then I wanted to be a cricket player, then I wanted to be a table tennis player. So I tried my hands in everything. The only thing I knew that I did not want to study so much, because I wasn't good in this formal education. एंड नौकरी नहीं करना चाहता था मैं कि भाई कहीं एक जगह आप नौकरी, इतना मालूम था, बाकी कुछ मालूम नहीं था. सो समहाउ करते करते थिएटर से सामना हुआ. एंड जब थिएटर करना शुरू किया तो दे से ना कि दैट यू देन गेट योर कॉलिंग. सो आई थिंक आई गॉट माय कॉलिंग देयर. एंड कॉलिंग ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा, ऐसा कुछ एक चर्च में बैठ के आपको या मंदिर में बैठ के आपको ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा नहीं होता. कॉलिंग का मतलब होता है कि भाई आपको मजा आने लगा. मुझे लगता था कि यार बस मैं यहीं रह जाऊं, मैं रिहर्सल स्पेस में ही रहूं, मैं इन्हीं लोगों के साथ बैठा रहूं, यही बातें चलती रहे, जिंदगी ऐसी ही कट जाए, बाकी ठीक है देखा जाएगा, पैसे होंगे होंगे, नहीं होंगे नहीं होंगे, चल जाएगा यार, यू नो. तो ये जब आपको लगने लगता है तो दैट इज योर कॉलिंग, बिकॉज समथिंग इज अट्रैक्टिंग यू सो मच that you are ready to forget everything else. And I never thought that I will come to Mumbai. I had no plans of coming to Mumbai. I was happy doing theater in Delhi. मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था, करते 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 वहां पर थोड़ा मौका मिला तो टेलीविजन का थोड़ा सा काम किया. मुल्ला नसरुद्दीन एक हमारा ने शो बनाया था, तो वो मैंने किया. लेकिन थिएटर में बहुत मजा आता था, उसकी एक अलग ही उसकी दुनिया थी और उसी दुनिया में मैं रहना चाहता था. एंड देन दिस हैपेंड, बैंडिट क्वीन हैपेंड. एंड बैंडिट क्वीन में शेखर ने एक दिन मुझसे पूछा था शूटिंग के दौरान, उसने कहा कि तुझे क्या अच्छा लगता है अब.
डू यू लाइक सिनेमा मोर और Later. थिएटर? तो मैंने कहा देखिए सर, ऐसा है, एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थिएटर ही अच्छा है, और लेकिन मुझे फिल्म बनाने का बड़ा शौक है, तो मैं अगर कभी मुंबई आ जाऊं तो आप मुझे प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अपना असिस्टेंट रख लीजिएगा। ये मैंने उनको बोला था। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा, उन्होंने कहा तू फिक्र मत कर, मैं तुझे एज एन एक्टर लेके जाऊंगा वहां। तो मुझे लगा कि यार ये तो चलो आई गई बात हो गई, कि मतलब हम मिले हुए हैं, सामने सामने हैं, तो बोल दिया। बट देन ही डिड कॉल मी, and I cannot forget this, that Shekhar not only called me to Mumbai with work, but I had no place to stay. So he asked me कि मुंबई में कहाँ रुकोगे? तो मुझे इतनी समझ थी नहीं, मैंने कहा आप बुला रहे हैं तो आप ही के घर रुकूंगा, और कहाँ रुकूंगा? And then he kept me at his house for a month, you know, which I can never forget, because मुंबई में स्पेस जो है वो बहुत पर्सनल होता है, which I understood much later. पर मैं दिल्ली का लड़का था, मुझे लगा कि ठीक है वहां चले जाएंगे, और शादीशुदा तो थे ही नहीं, छड़े थे, तो कहना लगा ठीक है उनके यहाँ चले जाएंगे, तो उनके यहाँ रह लेंगे, वहीं खा लेंगे, वहीं रह लेंगे। So, but yeah, so Shekhar brought me to Mumbai. He gave me work. Tehkikat was my first serial, and that's how my journey in Bollywood started. Your mother, Yogmaya Shukla, was the जी, first female tabla player of India. जी. How musically inclined you were while growing up? Do you know Very. about tabla? I was, because music was at home 24 hours. फादर भी जो थे वो म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, म्यूजिक आगरा घराने से थे, म्यूजिशियन थे, वोकलिस्ट थे। माँ जो है वो तबला प्लेयर थी, तो दोनों माँ बाप दोनों ही म्यूजिक के वो थे। और हमारे घर में जो दोस्त आते, मतलब जो फादर के दोस्त आते थे, हमारे घर में रिलेटिव्स नहीं आते थे, हमारे घर में फादर मदर के दोस्त आते थे, और वो कौन होते थे? वो म्यूजिशियंस होते थे। तो हमारे घर में इतना म्यूजिक था, एंड आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूजिक सो मच that I didn't want to practice it. I wanted to do something else. क्योंकि मुझे लगता था म्यूजिक तो बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि म्यूजिक तो दिन भर सुबह से लेके शाम तक आपको म्यूजिक सुनते हैं, तो वो जब घर में होता है ना, कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो म्यूजिक का वही हाल था मेरे लिए. So that's why I tried everything. I tried painting, I tried cricket, I tried, everything I tried, but not music. But of course, जैसे कहते हैं ना, बिजनेस फैमिली का जो बच्चा होता है उसका हिसाब किताब बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बचपन से आपको कान में सुनते 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 हो जाता है। उसी तरीके से म्यूजिक के साथ मेरा वैसा ही है। क्या आपको मालूम है व्हाट इज तीन ताल इन तब? जी, मतलब टेक्निकली नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन बहुत सारी टर्म्स जो हैं, तीन ताल होता है, फिर कहरवा होता है, फिर आपका तबले में तबला सोलो होता है ना। वो माँ क्योंकि बोलती थी, तबले के बोल बोलती थी, तो एक आध बोल भी याद है मेरे को, तो वो जैसे उसी कि तरीके। एक बोल था, धान धेकेट धाकेट धेकेट काट धेकेट नागाना नागाना, ऐसे करके था, है ना। अब ये मेरे को याद है थोड़ा सा। तो ये और उसके बहुत सारी बातें होती थी कि बोल पाठ कैसे होता है, क्या उसकी इंट्रिकेसीज हैं, है ना, कैसे किया जाता है, क्या फर्क होता है। तो इस तरह की चीजें मालूम तो है ही, लेकिन हाँ, टेक्निकली नहीं सीखा मैंने। when you came on board Satya, both as a writer and as an actor, जी, you of course play the role of Kallu Mama. जी। क्या आपके कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए थे विद आरजीवी और विद अनुराग कश्यप अबाउट कल्लू मामा's कैरेक्टर? So in a creative field, if you do not have differences, that means you're not honestly working. So it's a good sign that you have creative differences. But the idea is not to say that what I think is right. The idea is to understand others' point of view. क्योंकि हम लोग फिल्म बिजनेस में नहीं थे, है ना, डीप इनटू द फिल्म बिजनेस नहीं था, सो हम लोग कोई रूल्स नहीं फॉलो करते थे। एंड रामू वाज द मेन स्ट्रीम गाय, एंड रामू ने कहा कि आई डोंट केयर हाउ बॉलीवुड फिल्म्स आर मेड, लेट्स क्रिएट अ फिल्म
which we like. So that's why Satya was different. क्योंकि सबके अपने जो जो बेस्ट आइडियाज थे, you know, not to make it successful. The idea was not to make it successful. The idea is that this is the kind of cinema we like, and that is why I think it was unique. So how you backed Satya? Because what I heard that Anurag Kashyap was writing the film. अनुराग जो थे वो रामू को पहले से असिस्ट कर रहे थे, और मेरे ख्याल से वो लोग कुछ 6-8 महीने से पहले से काम भी कर रहे थे, है ना। रामू क्या था, रामू कभी भी एक फिल्म नहीं बनाते हैं, वो जब फिल्म बना रहे होते हैं तब दूसरी फिल्म की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जब अनुराग का फोन आया कि आप आइए, रामू आपसे मिलना चाहते हैं, तो मुझे नेक्स्ट डे मिलना था। मैं सारी रात सोचता रहा कि यार ये मुझे बुला किस लिए रहे हैं, ये एक्टिंग के लिए बुला रहे हैं या कहीं राइटिंग के लिए ना बोल दें। तो मैंने सोच लिया था कि अगर राइटिंग के लिए बोला इन्होंने तो मैं कह दूंगा कि सर मैं लिखता नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, सॉरी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था राइटिंग का। तो मैं रामू से मिलने गया, तो अनुराग भी थे वहां पर, रामू भी था, बैठे। तो रामू ने शुरुआत यहां से की। रामू ने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं और ऐसा ऐसा एक दुनिया है, उसका मिलियू ऐसा है। उन्होंने कैरेक्टर्स के बारे में सोचा हुआ था, जैसे भीखू मात्रे उनके दिमाग में था, वो क्या करेगा ये नहीं था, लेकिन भीखू मात्रे कैरेक्टर जो है वो मनोज करेगा, उनको मालूम था। और वो था, उसी में कल्लू मामा का भी नाम था। तो उन्होंने ऐसे एक मिलियू बताया मेरे को, और फिर बोले आई वॉन्ट यू टू प्ले कल्लू मामा। तो मैं तो खुश, मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, मतलब अब तो ये तो रोल मिल गया, अब तो बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकंड लाइन आई कि एंड आई आल्सो वांट यू टू राइट इट। तो मैं फंस गया। तो मैंने कहा यार अब मैं अगर इस वक्त ना बोलूंगा तो रोल भी हाथ से निकल जाएगा। सो देन मैंने कहा चलो ठीक है लिखते हैं। बट थैंक गॉड आई रोट इट, एंड ऑफ कोर्स अनुराग वाज माय को राइटर इन द फिल्म। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मतलब वाकई में मैं अच्छा एक मौका मुझे मिला, और मैं अगर अपनी बेवकूफी की वजह से ना कर देता तो मैं बहुत कुछ खो देता। Thank God. But sir, what do you see in a script before saying yes to it? Did you have any reservations when you were offered the role of Sundarlal Tripathi in Jolly LLB? Because actually वो जज हैं, और जज का हमने मोस्टली हिंदी फिल्म में रोल देखा है, इज मोस्टली saying order order, or perhaps then delivering their verdict, and mostly they're listening. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी भी एक्टर से पूछेंगे 3-4 चीजें होती हैं जो हमेशा देखी जाती हैं। मैं क्योंकि लिखता भी हूं, तो मुझे कहानी में बहुत इंटरेस्ट होता है कि कहानी क्या कही जा रही है। तो कहानी अगर आपको लगता है कि कहानी सशक्त है और कहानी अगर आपको पकड़ सकती है, सो इट विल बी अ गुड फिल्म टू वॉच. When it will be a good film to watch, then only you're going to watch the characters, right? So that is the first thing you see. Then of course you see what is your role. आपका क्या पार्ट है, आप उसमें कहानी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसकी रेंज क्या है, कैरेक्टर किस रेंज में आप प्ले कर सकते हैं, सो यू कैन डिस्प्ले योर आर्ट. ऑफ कोर्स मनी, you also look for money. You also look for a dependable, good director, a creative director. It makes a lot of difference. कभी कभी आपको कहानी नहीं भी समझ में आती है, लेकिन आपको भरोसा है उस डायरेक्टर पे बहुत ज्यादा, तो आपको मालूम है कि ये पिक्चर अच्छी ही बनाएगा, you know. So then you submit to the director, and then of course the platform, यानी कि प्रोड्यूसर, कि भाई फिल्म किस तरह से प्रोजेक्ट होगी और आएगी, ये सारी चीजें रिलीज होगी। हाँ, और बनेगी और रिलीज होगी। हाँ, बनेगी, रिलीज होगी और अच्छे से रिलीज होगी। सो ये सारी बातें होती हैं जो आप मोटा मोटी देखते हैं। जॉली का जो आपने जिक्र किया था, तो सुभाष कपूर क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, साथ काम नहीं किया था, लेकिन हम लोग एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाते थे। तो एक दिन सुभाष ने मुझे कहा कि भाई, वो पंडित जी बोलते हैं मुझे, तो बोले पंडित जी आइए मैं आपको सुनाता हूँ, स्क्रिप्ट सुनिए। तो मैंने
पहुंचा मैं स्क्रिप्ट सुनने के लिए, तो मैंने कहा क्या है, तो बोले जॉली एलएलबी फिल्म है और मैं लॉ के ऊपर बना रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है। तो स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि यार पंडित जी मैं चाहता हूँ इसमें आप जज का रोल करें। तो मेरा तो दिल ही बुझ गया क्योंकि जज की जो इमेज थी, तो मैंने कहा यार सुभाष सब कर लेना यार, जज का रोल मत देना, बाकी सब ठीक है। तो वो देखता रहा मेरी तरफ, फिर उन्होंने बोला कि पंडित जी पहले स्क्रिप्ट सुन लो। तो फिर मैंने स्क्रिप्ट सुनी, और स्क्रिप्ट जब खत्म हुई तो मैंने सुभाष को बोला, मैंने कहा सुभाष ये रोल और कोई नहीं करेगा, चाहे कुछ हो जाए ये रोल मैं ही करूंगा। सो दैट्स हाउ आई डिड जज का रोल, सुंदरलाल त्रिपाठी। Do you think in the first part he was bit corrupt compared to Sundar Lal Tripathi of part 2? सुंदरलाल त्रिपाठी जो है, देखिए वो करप्ट नहीं है, वो कमाल है उसका कि उसका कोर जो है उसका जो कोर बिलीफ है वो, हाँ वो झंडा लेके नहीं खड़ा होता है, Okay, वो एक after the नॉर्मल। first part, the reason in the first part, initially you felt like okay, he's a bit corrupt, but later, no, he turned out to be. दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर, कि भाई करप्ट नहीं है वो, एक आम इंसान है जिसको बाकी चीजों की भी जरूरत होती है, तो उसको एक फ्लैट लेना है, तो अगर कोई इंसान उसमें डिस्काउंट दिलवा सकता है तो वो ले लेगा। लेकिन जब फैसला देने की बारी आती है तो वो पलटी मार जाएगा, क्योंकि वहां उसका कॉन्शियंस है, वो उसका कॉन्शियसनेस है कि भाई यार मैं लॉ से नहीं कर सकता छेड़छाड़। वो ठीक है आप मेरे को डिस्काउंट दिला दो, मैं आप बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे, सब कुछ है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, विच इज अ वेरी, मैं कहूंगा कि ये बहुत ही बारीक चीज है। ऐसा नहीं होता है कि अच्छा इंसान सिर्फ अच्छा ही होता है, अच्छा इंसान भी सब कुछ करता है भाई। भाई वैसा ही है ना कि यार खूबसूरत इंसान भी डकार मारता ही मारता है ना यार, ऐसा तो नहीं कि बिना डकार के आदमी होता है ना। तो हम लोग भूल जाते हैं वो, उसको हम कॉपी बुक स्टाइल में करने लगते हैं। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी रिफाइंड दिस थिंग, एंड आई थिंक सुंदरलाल त्रिपाठी जो हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट हैं, है ना। जो उनका काम है उसको लेके बहुत ऑनेस्ट हैं और बहुत बिलीव करते हैं लॉ में। सो दैट इज व्हाट आई थिंक, इट्स दैट इज व्हाई लोगों को इतना अच्छा लगता है वो। क्योंकि जॉली एलएलबी 1 में जब वो कोर्ट में कहता है कि अभी आज तक तो ऐसा ही होता है कि भाई मेरे सामने से निकल जाते हैं लोग, कहता आज नहीं होगा। उसके बाद जो रिएक्शन था लोगों का, थिएटर में हम लोगों ने जाके देखा था, लोग तालियां बजाते हुए खड़े हो जाते थे, बिकॉज हम, और बड़ी अच्छी बात सुभाष ने पार्ट 2 में कही है, उसने कहा है कि देखिए इतने साल लगते हैं, जो जज के थ्रू उसने कहा इतने साल लग जाते हैं, न्याय नहीं हो पाता है, जस्टिस नहीं हो पाता है ना। लेकिन आज भी जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। Yes. यानी आपका जो बिलीफ है लॉ पर वो इतना गहरा है कि आपको लगता है कि यार कहीं साथ को सारी दुनिया अन्याय कर सकती है, लेकिन लॉ जो है वहां जाके मुझे लेट ही सही लेकिन न्याय मिलेगा, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग। Sir, you've been working from last like more than 30 years now. जी, Uh, is there anything that you think you will never do, even for money, or even if it's the best script, but because it's again something that will say perhaps that will go against your belief system? Is there anything that you think they मैं नहीं करूँगा film में? so of course there are things which I will never do, but I can't define them. मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि माइकल एंजेलो या खजुराहो में जो मूर्तियां हैं, जो न्यूडिटी है जिसमें, उसमें और पॉर्न फिल्म में फर्क है। घटिया साहित्य में लिखा हुआ टिटलेटिंग सेक्स को एक्सप्लॉइट करने वाला साहित्य जो है वो, और लेडी चैटरलीज लवर डीएच लॉरेंस का, उसमें फर्क है। ठीक है, तो बात ये नहीं है, बात ये नहीं कि आप न्यूडिटी से आपको परहेज है, आपको इंटेंशन से परहेज है।
सो मुझे इंटेंशन समझ में आना चाहिए। मुझे कैरेक्टर से प्रॉब्लम नहीं है या कहानी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या है, आप उसके जरिए क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप फैमिली फिल्म करके अगर आप उसमें भद्दे मजाक करते हैं, तो मुझे उससे प्रॉब्लम है, मैं वो नहीं करना चाहता। हाँ, भद्दे मजाक होते हैं, आप दिखाइए कि एक दुनिया है जिसमें भद्दे मजाक करने वाले लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, करिए, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है कि किसी इन द गार्ब ऑफ समथिंग डू नॉट डू इट, because that makes it cheap and that makes it bad. So I think I will never do those things. When you work with young actors, do you sometimes see things in the newcomer, the struggle which they face, which is something that you already had overcome? क्या ऐसा होता है? पहली बात तो देखिए, ये बड़ा मुगालता है लोगों को कि स्ट्रगल इज एवर ओवर। आई डोंट थिंक कि किसी का भी स्ट्रगल ओवर हो पाया है ना। द बिगेस्ट ऑफ जो इस सदी के या हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े स्टार रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी का भी स्ट्रगल कभी खत्म नहीं हुआ है। जो उन्होंने पा लिया, इंसान की ये फितरत है, जो आप पा लेते हैं स्ट्रगल उसके आगे की होती है। शाहरुख खान का भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है। हाँ, उनका स्ट्रगल और मेरा स्ट्रगल और मेरा स्ट्रगल और मेरे से नए आए हुए का स्ट्रगल अलग अलग लेवल पर है, लेकिन स्ट्रगल सबका है। रादर इट इज क्वाइट अमेजिंग कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं होता है। जब आपके पास बहुत कुछ होता है तो खोने के लिए भी बहुत कुछ होता है। सो जो शाहरुख का स्टेक है वो इतना ऊपर है, या आमिर का स्टेक है या सलमान का स्टेक है, वो इतना, उनकी एक फिल्म अगर गड़बड़ हो जाती है तो मतलब इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, है ना। वो मेरे साथ उतना नहीं है। और जो बिल्कुल नया लड़का है उसको तो डरने की बात ही नहीं है, उससे कोई कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, वो तो जो करेगा वो प्लस ही प्लस है। So what happened on the sets of Kick? I read that there was an incident where an assistant came to you and asked you to act scared, and you disagreed with him. What happened? How it was resolved then? किक में क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि जो सीन था वो ये था कि भाई लड़की का बाप से लड़का मिलने आया है जो शादी करना चाहता है, और इंटरव्यू बाप को करना चाहिए लेकिन वो लड़का करने लगता है इंटरव्यू, तो सलमान कर रहे थे वो लड़के का रोल। और सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि नए तरीके का सीन है। तो मैं ये सोच रहा था कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि भाई एम्बेसडर आदमी है ना। मेरा कैरेक्टर जो था वो एम्बेसडर था उसके अंदर, मतलब किसी कंट्री में एम्बेसडर हूँ। तो मैंने उसको कंफ्यूजन से प्ले किया कि वो जो कह रहे हैं वो बात समझ नहीं पा रहा है, तो ऐसे कंफ्यूजन से प्ले किया। तो असिस्टेंट आया मेरे पास, उसने कहा कि नहीं नहीं आप ऐसे मत करिए, आप डर जाइए। तो मैंने कहा यार मैं एम्बेसडर हूं, मैं क्यों डर जाऊंगा भाई। तो सलमान ने ये बात सुन ली और सलमान ने बुला के उसको बोला, उसने कहा दोबारा जाना नहीं इनके पास, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, तुम बीच में जाके अपनी डायरेक्शन मत दो। अभी क्या है सुनिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब भी आप अपने से किसी ज्यादा सक्सेसफुल या पावरफुल आदमी से मिलते हैं तो आपको लगने लगता है कि नहीं नहीं वो जो भाई सलमान एक्टर है, करेक्ट, वो बहुत सक्सेसफुल है ना, काफी समय से इंडस्ट्री में। तो उस असिस्टेंट को लगा कि अगर मैं उनको प्लीज कर दूं कि शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि अगर नहीं डरे तो, है ना, ये प्रिजम्पशंस होती हैं। जबकि सलमान जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है एज एन एक्टर। वो समझते हैं कि भाई एक्टर में, इसीलिए भाई हर जगह वही थोड़ी पीटते रहते हैं लोगों को, कभी कभी चार घूंसे उनको भी पड़ जाते हैं ना फिल्म में। तो वो कैसे पढ़ते हैं, वो ऐसे पढ़ते हैं भाई, नहीं तो वो बोले कि मैं हीरो हूं कि मैं तो, मेरे को कोई छू नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो एक होता है, लोगों का अपना अपना इनहिबिशंस होते हैं, तो उस बच्चे का था इनहिबिशन ऐसा, उसकी वजह से ऐसा हुआ। Well, जी here's looking forward to lots more. Next time, जी, definitely in person. Thank you so much for taking time out and थैंक यू। talking to me and sharing so many anecdotes.
Looking forward to what you do next, both as a writer, as a director, and as an actor, sir. All the best, and thank you so much, sir. जी